ओके, सो फाइनली क्रिस्टोफर नोलन ने मुझे गलत प्रूफ कर ही दिया। मुझे हमेशा से लगता था कि वो एक इंटेंस ड्रामा वाली फिल्म कभी नहीं बना सकते। जैसे डेविड फिंचर के पास द सोशल नेटवर्क है, नोलन के पास उतनी इंटेंस फिल्म कभी नहीं थी। हाँ, मेमेंटो और डनकिर्क थोड़ा क्लोज थी, बट इन दोनों का भी जो मेन जोनरा था वो बिल्कुल अलग था। पर ओपेनहाइमर के बाद नाउ आई कैन से दैट क्रिस्टोफर नोलन इज अ ट्रू जीनियस। और मेरी ओपिनियन में ओपेनहाइमर प्रोबेबली क्रिस्टोफर नोलन का अभी तक का बेस्ट वर्क है। और अब उनके पास भी एक ऐसी मूवी है जो द सोशल नेटवर्क से कम्पीट कर सकती है। अब द सोशल नेटवर्क की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ओपेनहाइमर को देखते टाइम मुझे यही मूवी याद आ रही थी, बिकॉज दोनों फिल्मों की एडिटिंग और ड्रामा काफी सिमिलर था। और अगर तुम्हें भी ऐसा ही लगा था तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो ओपेनहाइमर का रिव्यू नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूब पे ऑलरेडी 1000 लोग कर चुके हैं। इस वीडियो में ओपेनहाइमर को एनालाइज करते हुए देखेंगे कि नोलन ने ऐसा क्या अचीव किया है जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। तो डेफिनेटली वीडियो में आगे ओपेनहाइमर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, सो स्पॉयलर्स अलर्ट। ओपेनहाइमर इज अ हॉरर फिल्म। ओपेनहाइमर सिर्फ एटॉमिक बम को बनाने के प्रोसेस को नहीं बताती, बल्कि इसके अलावा फिल्म एक्सप्लोर करती है ऐसे डिस्ट्रक्टिव वेपन को बनाने के मोरल और साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को भी। और ये सब नोलन ने एक पावरफुल वे में डिपिक्ट किया है इन 3 सीन्स में। पहला सीन है ट्रिनिटी टेस्ट का, दूसरा है विक्ट्री स्पीच का, और तीसरा है फिल्म की एंडिंग। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सीन नंबर 1, द ट्रिनिटी टेस्ट। ट्रिनिटी टेस्ट एटॉमिक बम का पहला टेस्ट था। इसके पहले तक ओपेनहाइमर को ये तो पता था कि बम काफी पावरफुल होगा, पर उसका मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा हो सकता है ये इसको पता चला था इस टेस्ट में उस बम के डेटोनेशन पर। तब उनको एक्चुअल में इस बम के हॉरर का एहसास होता है। इसके बाद वो भगवद गीता की जो लाइन बोलते हैं वो क्लियरली इंडिकेट करता है ओपेनहाइमर की उस रियलाइजेशन को कि उन्होंने एक ऐसे वेपन को बनाने में हेल्प की है जो लाखों लोगों को मार सकता है। बट उनको एक्चुअल में गिल्ट का रियलाइजेशन होता है हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग्स के बाद, विच टेक्स अस टू नेक्स्ट सीन। सीन नंबर 2, द विक्ट्री स्पीच। हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग्स के बाद ओपेनहाइमर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट की विक्ट्री स्पीच दे रहा होता है, पर उसके बोलने के कुछ देर बाद ही उसको विजन आने लगते हैं एटॉमिक बॉम्बिंग के विक्टिम्स की। ओपेनहाइमर के लिए बजने वाली तालियों की आवाज उसको सुननी बंद हो जाती है, बिकॉज एट दैट मोमेंट उसको रियलाइज होता है कि उसने तालियां सुनने वाला काम किया ही नहीं है। वो देखता है उसके बॉम्ब से जली हुई एक बॉडी को, रोते हुए लोगों को जिन्होंने बॉम्बिंग्स में अपनों को खो दिया है। वो इंटीमेट जनरेशंस भी फिजिकली अफेक्ट रहेगी बॉम्बिंग के रेडिएशन से। इन सब के अलावा ओपेनहाइमर को ये भी लगने लगता है कि फ्यूचर में इस वेपन से अर्थ डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, जो हमें तीसरे सीन पे ले जाता है। सीन नंबर 3, द एंडिंग। फिल्म में जब ओपेनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टीन के पास चेन रिएक्शन की कैलकुलेशन लेके जाता है खत्म ही ना हो और उससे पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए, लेकिन उसके होने के चांसेस नियरली 0 है। फिल्म के एंडिंग में ओपेनहाइमर आइंस्टीन को उसी कन्वर्सेशन के बारे में याद दिलाता है और कहता है कि शायद अपन ने वो चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दी है। इसके बाद ओपेनहाइमर अपने आप को एक प्लेन में बैठा हुआ देखता है और देखता है कि कैसे काफी सारी मिसाइल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है। ओपेनहाइमर का ऐसा कहना और दिमाग में ये सब सोचना बताता है उसके गिल्ट को कि उसने इस बॉम्ब को बना के एक न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दी है। अभी तो सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी से अफेक्ट हुए हैं, पर आगे फ्यूचर में इससे एक नेवर एंडिंग चेन रिएक्शन चालू हो सकती है, जिससे अर्थ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मूवी के इस पॉइंट पर हमें पता चलता है उन लाइन्स का मतलब इस मूवी के रिस्पेक्ट में क्या था जो नोलन ने मूवी की ओपनिंग शॉट में हमें दिखाई थी। वो लाइन्स थी, Prometheus stole fire from the gods and gave it to man. For this, he was chained to a rock and tortured for eternity. फिल्म के रेस्पेक्ट में इन लाइन्स का मतलब था कि ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब बना के जो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति सिर्फ भगवान के पास थी उसको छीन के नॉर्मल लोगों को दे दी, लेकिन अब उसको इस गलती का पछतावा हो रहा है और अब वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर चल चुका है। ओपेनहाइमर को ट्रेडिशनल हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें ही हॉरर के एलिमेंट्स हैं। फिल्म ह्यूमंस के डार्क साइड को बताती है और बताती है टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के कॉन्सिक्वेंसेस। फिल्म हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि किसी चीज को बनाने वाली पावर उसी चीज को डिस्ट्रॉय करने का काम भी करती है। नोलन इज नॉट ओवर एक्सप्लेनिंग थिंग्स। लास्ट टाइम नोलन ने साइंस पर कोई मूवी बनाई थी वो थी इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर के एक सीन में स्पेसशिप में डॉक्टर रोमेली कूपर को वर्म होल का कॉन्सेप्ट समझा रहे होते हैं, जबकि कूपर एक एस्ट्रोनॉट है और उसको तो ऑलरेडी ये पता होना चाहिए मिशन पर आने से पहले ही। अब हाँ, आई नो कि यहाँ पर कूपर को नहीं बल्कि ऑडियंस को समझाना नोलन का मेन मकसद था, बट ये चीज फिल्म में एक प्लॉट होल का काम करती है। टेनेट में भी उन्होंने इस चीज को बहुत ओवर यूज किया था, जिसने लिटरली सर दर्द का काम किया था। ओपेनहाइमर का ट्रेलर देखने के बाद मैंने सोचा था कि शायद इस मूवी में भी सेम चीज होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। बिना ऑडियंस को समझाए कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होती है, नोलन सीधा डाइव कर देते हैं इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एन एटॉमिक बॉम्ब। मजे की बात यह है कि नोलन ने ना तो किसी साइंस के टॉपिक को फिल्म में एक्सप्लेन किया है, ना ही किसी साइंटिस्ट के बारे में बताया और ना ही किसी साइंटिस्ट को ओवर एग्जेजरेट किया है कि देखो ओपेनहाइमर फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब है या देखो एडवर्ड टेलर फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब है।
जिसे मैं मानता हूँ कि नॉर्मल ऑडियंस को समझने में दिक्कत आई होगी, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ गुड सिनेमा, क्योंकि ये अलाउ करता है ऑडियंस को अपनी इमेजिनेशन नॉलेज को और एक्सपेंड करने में और उस स्टोरी के अंदर इन्वेस्ट होने में। इसके अलावा ये अलाउ करता है ऑडियंस को खुद के इंटरप्रिटेशन बनाने और डिस्कशन करने में। और एक अच्छे सिनेमा में डिस्कशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अक्सर करते हैं स्टैनली क्यूब्रिक और आंद्रे तार्कोव्स्की की फिल्मों का, क्योंकि उनकी फिल्में किसी को एक बार में बिना डिस्कशन के समझ नहीं आ सकती। और स्टैनली क्यूब्रिक तो खुद कहते हैं कि फिल्मों में एम्बिग्यूटी डीपर इमोशन इवॉक करती है और ऑडियंस के परसेप्शन को भी चैलेंज करती है। दी एडिटिंग। ओपेनहाइमर सीरियसली एडिटिंग की एक मास्टर क्लास है, जस्ट लाइक डनकर्क एंड मेमेंटो। ओपेनहाइमर फ्लो करती है इन नॉन लीनियर फैशन, जो कि क्रिस्टोफर नोलन की कई फिल्मों में हमने देखा है। बट ओपेनहाइमर में इस नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग के अंदर भी हमें दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिखाए गए हैं, कलर फुटेज और ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज। कलर फुटेज में वो सभी सीन्स हैं जो नोलन ने हमें ओपेनहाइमर के पर्सपेक्टिव से दिखाए हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज में वो सीन्स है जो नोलन ने लुइस स्ट्रॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखाए हैं, जो कि फिल्म की एंडिंग में प्रूव भी हो जाता है, क्योंकि जब ओपेनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टीन से मिलते हैं तो वो सीन जनरेशन भी हमें पता चलती है, जो कि चेन रिएक्शन पे थी, न कि लुइस स्ट्रॉस पर। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिस्टोफर नोलन ने ऐसा करने का स्क्रीन प्ले लिखते टाइम सोचा था या फिर एडिटिंग करवाते टाइम। एनीवेज, शाउट आउट टू जेनिफर लेम, द एडिटर ऑफ ओपेनहाइमर। एक हिस्टोरिकल नैरेटिव से ज्यादा ओपेनहाइमर एक डीप मेडिटेशन है ऑन द कैपेसिटी ऑफ मैनकाइंड। ये फिल्म हमें चैलेंज करती है उन डिसीजंस के बारे में वापस सोचने में जो हमने ज्ञान की खोज में लिए थे, और ये मूवी ये सब समझाती है ओपेनहाइमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नोलन ने हिरोशिमा और नागासाकी की एक्चुअल बॉम्बिंग्स फिल्म में नहीं डाली, क्योंकि फिल्म उसके बारे में थी ही नहीं। इट वॉज जस्ट अबाउट ओपेनहाइमर। और मुझसे इतना ज्ञान सुनने के बाद ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं नोलन का भक्त हूँ। मैं तो उनको अपने टॉप 10 डायरेक्टर्स में भी कंसिडर नहीं करता। मुझे इससे पहले वाली उनकी मूवी टेनेट बेकार लगी थी, और मुझे कभी कभी उनका ओवर एक्सप्लेन और कंफ्यूज करने वाला मेथड सही नहीं लगता, जिसे मैंने इस वीडियो में पहले बताया भी था। बट हम क्रिस्टोफर नोलन और उनकी सिनेमा के लिए डेडिकेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, और न ही इग्नोर कर सकते हैं उनके 70 मिलीमीटर IMAX को, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में नहीं की, क्योंकि वो मैं पहले ही बहुत बार अपनी वीडियोस में कर चुका हूँ। उसके लिए तुम मेरा IMAX वाला वीडियो देख सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।